वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज मैं एक अमेरिकी कॉमेडी और हॉरर श्रृंखला की व्याख्या करने जा रहा हूं, जो 23 नवंबर 2022 को वेडनेसडे शीर्षक से स्ट्रीम हुई थी, जिसे माइल्स मिलर और अल्फ्रेड गॉफ द्वारा बनाया गया था। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शो का नायक वेंसडे एडम्स नाम की एक अजीबोगरीब लड़की है। केवल 13 वर्ष की होने के बावजूद छोटी लड़की मुश्किल से कोई भावना दिखाती है और मौत के प्रति अजीब जुनून रखती है। वो काले और सफेद गॉथिक कपड़े पहनने के लिए भी बदनाम है, जो सभी को अजीब लगता है। पहले दृश्य में वेडनेसडे अपने चेहरे पर खौफनाक नजरों के साथ हाई स्कूल पहुंचती है। अपने लॉकर के अंदर वह अपने भाई पग्सली को पाती है। पग्सली अपने मुंह में एक सेब के साथ बंधी हुई है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालती है, अचानक वेंसडे को एक दृश्य दिखाई देती है जिसमें वह देखती है कि किसने उसके भाई को प्रताड़ित किया। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई सामान्य बच्ची नहीं है। वेंसडे किसी के भूत और भविष्य को केवल स्पर्श करके देखने की क्षमता रखता है। एक बार जब उसे पता चलता है कि तैरने वाली टीम के बदमाशों का एक समूह इसके पीछे है, तो वो पिरान्हा से भरे 2 बैग लेकर स्विमिंग रूम में चली जाती है। फिर वह रक्त के प्यासे पिरान्हा को लापरवाही से पूल में छोड़ देती है। जैसा कि बदमाश अपने जीवन के लिए डरावनी स्थिति में भागते हैं, वेंसडे ये स्पष्ट करता है कि उसके भाई को उसके अलावा कोई नहीं सेर सकता है। अगले दृश्य में हमारा परिचय वेंसडे के माता पिता से होता है, मोटिसिया और गोमेज। दोनों अपनी बेटी की ठगी से तंग आ चुके हैं और उसे प्रतिष्ठित नेवरमो अकादमी में भेजने का फैसला किया है। ये पता चला है कि इस अकादमी के सभी छात्रों के पास अलौकिक क्षमताएं हैं और उन्हें ये सिखाया जाता है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। मोटिसिया और गोमेज भी उसी अकादमी के पूर्व छात्र हैं, जो इंगित करता है कि उनके पास भी महाशक्तियां हैं। इस बीच एक हाइकर नेवरमो अकादमी के पास जंगल के माध्यम से एक एकल यात्रा शुरू करता है। दुर्भाग्य से कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात प्राणी उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। स्थानीय शेरिफ बाद में क्षत विक्षत शव पाता है और क्षेत्र का सर्वेक्षण करना शुरू करता है। हैरानी की बात है, हमें पता चलता है कि इस तरह की भयानक हत्या पहली बार नहीं हुआ है। हाल ही में ऐसी ही कई घटनाएं हुई हैं। अगला वेंसडे अकादमी में आता है और प्रिंसिपल लारिसा वेम्स से मिलता है, जो नेवरमो को अबाध रूप से चलाती हैं। वो उसे अपने रूममेट एनेड, एक वेयरवुल्फ से मिलवाती है, जो वेंसडे के विपरीत ध्रुवीय है, हर तरह से कल्पना की जा सकती है। एनेड एक जमीन से जुड़ी लड़की है जिसके कमरे के किनारे चमकीले रंग की सजावट है, जबकि वेडनेसडे सभी चीजों को काले और गॉथिक पसंद करती है। बाद में एनेड बुधवार को मुख्य स्कूल समूहों की ओर इशारा करते हुए अकादमी का एक भव्य दौरा करता है। फैंगल्स, फज, स्टोनर्स और स्केल्स। फैंग्स पिशाच होते हैं, फर वेयरवुल्व्स हैं, स्टोनर्स गोर्गन होते हैं जिनके सिर पर सांप होते हैं और स्केल्स सायरन होते हैं, जो लोगों को हेरफेर करने की क्षमता रखते हैं। एनेड उसे स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की भी दिखाती है, बियांका बाकले, एक भव्य जलपरी, और उसका पूर्व प्रेमी जेवियर थॉप, एक मौत कलाकार, जो अपने चित्रों को वास्तविकता में बदल सकता है। इस बीच जैसे ही एडम्स परिवार अपनी कार में चले जाते हैं, गोमेज थिंग को छोड़ देता है, जो एक कटा हुआ जीवित हाथ है। थिंग को उनकी बेटी पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। अगले दिन वेंसडे फेंसिंग क्लास में शामिल हो जाती है, जहां वह प्रभावशाली बियांका के खिलाफ खड़ी होती है। थोड़े आगे पीछे होने के बाद लड़कियों के अंक बराबर हो जाते हैं, इसलिए वे अपने मुखौटे हटाने का फैसला करती हैं और तब तक लड़ती हैं जब तक कि कोई पहले एक का खून निकाल नहीं देता है। जल्द ही एक क्रूर लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हैं। हालांकि अंत में बियांका अंततः जीत जाती है जब वो वेंसडे के सिर पर एक छोटा सा कट काटती है। बाद में वेंसडे जैसे ही पैच अप होने के बाद शिशुशाला से बाहर निकलता है, ऊपर से एक पत्थर का गारगोयल गिरता है, जिससे वो लगभग मरते मरते कुचलने से बच जाती है। सौभाग्य से मृत्यु कलाकार जेवियर ठीक समय पर आता है और उसे धक्का मार के हटा देता है। कुछ ही देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन उसे शक है कि कोई उसे देख रहा है। इसलिए वो कमरे की तलाशी लेती है और अंततः थिंग को पाती है, जो कि कटा हुआ हाथ है। यह महसूस करते हुए कि यह उसके माता पिता कर रहे हैं, वेंसडे को हाथ को उसके प्रति वफादार रहने की धमकी देता है, अन्यथा वो उसे एक दराज में बंद कर देगी। आतंकित थिंग वफादार रहने की कसम खाती है। वेंसडे के पिरान्हा शरारत के कारण उसे अनिवार्य चिकित्सा सत्र लेना पड़ा। इसलिए प्रिंसिपल लारिसा नेवरमो के बाहर एक छोटे से शहर जेरिको में अपने चिकित्सा सत्र में उसे ले जाती हैं। वो अपने चिकित्सक से मिलती है, लेकिन कुछ भी नहीं बताती है। इसके अलावा वेंसडे के मन में एक और विचार है। वह बहाने से शौचालय जाती है और खिड़की से भाग जाती है। एक बार बाहर वो गलती से एक आदमी से टकरा जाती है।
अचानक उसे एक दृश्य दिखाई देता है जहां वो उस आदमी की मौत को देखती है। भयभीत वेंसडे पास के एक कॉफी शॉप में जाता है। वहां उसका सामना शेरिफ के बेटे से होता है, टाइलर, जो एक बरिस्ता भी है। टाइलर को अपनी एस्प्रेसो मशीन के साथ कुछ यांत्रिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्शंस अस्पष्ट रूप से इतालवी में हैं, लेकिन शुक्र है कि वेंसडे को इतालवी पढ़ना आता है। वो उपकरण को आसानी से ठीक कर देती है और बदले में निकटतम बस स्टॉप के लिए लिफ्ट मांगती है। लेकिन इससे पहले कि टाइलर जवाब दे पाता, अचानक तीर्थयात्रियों की पोशाक पहने बदमाशों की तिकड़ी स्टोव पर पहुंचती है और उसे ताना मारती है। वेंसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो इसे और नहीं सह सकती तो वह पलटवार करती है और आसानी से उन्हें नीचे गिरा देती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल लारिसा शेरिफ के साथ स्टोव पर आती है और नरसंहार को नोटिस करती है। क्रोधित होकर वो शहर से दूर ले जाने से पहले वेंसडे को डांटती है। अकादमी के रास्ते में वे एक भयानक कार दुर्घटना से गुजरते हैं। पीड़ित वही आदमी है जिसने वेंसडे ने पहले अपनी दृष्टि में देखा था। बाद में उस रात वो डॉम बालकनी में अपने सेलो पर एक भूतिया गाना बजाती है। ये पूर्णिमा की रात है और पृष्ठभूमि में कई वेयरवुल्व्स को गरजते हुए सुना जा सकता है। हालांकि एनिड, जो खुद एक वेयरवुल्फ है, बताती है कि वो उनके साथ इसलिए नहीं जुड़ रही है क्योंकि वो खुद को रूपांतरित नहीं कर सकती। इस बीच थिंक टाइलर के कमरे में आता है और उसे वेंसडे को फोन करने के लिए कहता है। हालांकि भयभीत वह बाध्य होता है और दोनों वीडियो चैट करना शुरू करते हैं। वेंसडे टाइलर को अगले दिन हार्वेस्ट फेयर में मिलने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि यह मजेदार होगा। हालांकि वास्तव में वो सिर्फ अकादमी से भागना चाहती है। मेले में हम लारिसा को बाज की तरह वेंसडे को देखते हुए देखते हैं। इसके बावजूद जाहिल किशोर किसी तरह टाइलर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। दोनों लगभग उस जगह से भाग जाते हैं, लेकिन तभी वेंसडे को उसकी एक सहपाठी ठोकर खा जाती है जिसका नाम रोवन है। वो तुरंत जंगल में भाग जाता है और वेडनेसडे जैसे ही उसे छूता है, वेडनेसडे एक दृश्य देखता है। रोवन को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। भयभीत उसका मन बदल जाता है और वो खबर देने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रोवन अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करता है और उसे एक पेड़ पर ऊपर उठा देता है और टांग देता है। इसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि उनकी माँ, एक शक्तिशाली दृष्टा, ने 25 साल पहले वेंसडे को नेवरमो अकादमी को नष्ट करने की कल्पना की थी। इसलिए रोवन का मानना है कि कुछ भी बुरा होने से पहले उसे मारना होगा। फिर वो टेलीकाइनेटिक रूप से उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक एक विशाल राक्षस छलांग लगाता है, रोवन को फाड़ देता है और पतली हवा में गायब हो जाता है। वेडनेसडे अपने कटे फटे शरीर के ऊपर खड़ा होता है और उस चित्रण को देखता है जिसे उसकी मां ने कथित तौर पर बनाया था। इसके तुरंत बाद शेरिफ के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी रोवन के शव की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, शेरिफ वेंसडे के बयान पर विश्वास नहीं करता है कि रोवन पर एक राक्षस ने हमला किया था और सोचता है कि यह एक नेवरमो छात्र था। एक अधिकारी उनकी बातचीत को बाधित करता है और आश्चर्यजनक रूप से हम रोवन को देखते हैं जो जीवित है। जब वेडनेसडे अपने कमरे में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी रूममेट एनिड कप प्रतियोगिता, एक वार्षिक नाव सवारी खेल के साथ बहुत अधिक व्यस्त है। बाद में वो रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल लारिसा उसे बताती है कि उसे एक कारण से निष्कासित कर दिया गया है जो वो साझा नहीं कर सकती। नतीजतन वेडनेसडे प्लान बी पर वापस जाता है और थिंग को रोवन पर नजर रखने के लिए कहता है। इसके बाद दृश्य रोवन तक पहुंच जाता है, जो ट्रेन स्टेशन पर आ गया है और थिंग उसका बारीकी से पीछा कर रहा है। आसपास का निरीक्षण करने के बाद वो चुपके से टॉयलेट में जाता है और एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अपना रूप बदलता है। दुर्भाग्य से थिंग उसका ट्रैक खो देता है और इस परिवर्तन को देख नहीं पाते हैं। बाद में बूढ़ा आदमी प्रिंसिपल लारिसा में बदल जाता है। इससे पता चलता है कि वह वास्तव में एक आकार शिफ्ट है और किसी कारण से वह रोवन की हत्या को कवर कर रही है। कोई विकल्प नहीं होने पर रोवन की हत्या के सुराग खोजने के लिए वेंसडे जंगल में जाता है। उसके साथ टाइलर भी है जो उसके पिता का पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे रोवन का चश्मा मिलता है और जैसे ही वो उन्हें उठाती है वो एक दृश्य देखती है। दृष्टि में वो एक बैंगनी किताब देखती है जिससे रोवन को चित्र मिला। बिना समय बर्बाद किए वेडनेसडे किताब के बारे में अपनी कक्षा अध्यापिका से भिड़ती है और बाद वाला खुलासा करता है कि यह एक पुराने छात्र समाज से संबंधित है जिसे नाइटशेड कहा जाता है। हालांकि सोसाइटी को लंबे समय से भंग कर दिया गया है। स्कूल के बाद वेडनेसडे किताब देखने के लिए रोवन के कमरे में घुस जाता है। वो अपने बिस्तर के नीचे एक मुखौटा पाती है, लेकिन इससे पहले कि वह जा सके जेवियर आ जाता है। ये पता चला है कि वो रोवन का रूममेट है।
वेंसडे जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है और ठीक उसी समय बियांका भी अपने पूर्व प्रेमिका से मिलने आती है। वो उनकी बातचीत सुनती है और जानती है कि बियांका आगामी नाव सवारी प्रतियोगिता में एनिट को कुचलने की योजना बना रही है। इसलिए जैसे ही वो अपने कमरे में लौटती है, वेंसडे प्रतियोगिता में शामिल होकर एनिट की मदद करने का फैसला करती है ताकि वे बियांका को हरा सकें। अगले दिन वेंसडे और एनिट प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। जैसा कि कोई नियम नहीं है, ये सब उचित खेल है और बियांका इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर रही है। 4 टीमें हैं और खेल ये है कि उन्हें अपनी नाव को एक गंतव्य तक खेना है और वापस आना है। जो कोई झील में गिराए बिना फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला सबसे पहले होता है, उसे विजेता घोषित किया जाता है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, बियांका अपने एक मित्र की ओर संकेत करती है जो अन्य नौकाओं में तोड़फोड़ करने के लिए तैयार है। दोस्त, जो जलपरी बन जाता है, झील में गोता लगाता है और नावों में से एक को नष्ट कर देता है, जिससे टीम बाहर निकल जाती है। शुक्र है, वेंसडे और एनिट तैयार हैं, तो थिंग की मदद से वे जलपरी को पकड़ने का प्रबंधन करते हैं। हालांकि प्रतियोगिता के दौरान वेंसडे का एक और नजरिया है। इस बार वह अपने सुनहरे बालों वाला संस्करण देखती है और वह संस्करण उसे बताता है कि वह कुंजी है। उलझन में वेडनेसडे हकीकत में बदल जाता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि बियांका की टीम दौड़ में सबसे आगे है। हार मानने को तैयार नहीं, वो और एनिट गंदा खेल खेलने का फैसला करती हैं। वे उसके खिलाफ बियांका के गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और अंत में प्रतियोगिता जीत जाते हैं। इसके साथ 4 दशकों में पहली बार किसी गैर सायरन टीम ने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती है। बाद में विजेता टीम को प्रिंसिपल लैरिसा द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो एनिट द पो कप ट्रॉफी सौंपती हैं। हालांकि वेडनेसडे ध्यान का सामना करने में असमर्थ है, इसलिए वह नेवरमो अकादमी के पूर्व छात्र एडगर एलेपो के साथ सांत्वना पाती है। अचानक उसे वही प्रतीक दिखाई देता है जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ पुराना किताब में है। यह वही प्रतीक है जो उस चित्र में उकेरा गया था जिसे रोवन ने मौत के घाट उतारने से पहले उसे सौंप दिया था। वेंसडे जल्दी से किताब में उकेरी गई पहेलियों की एक श्रृंखला को हल करता है और एक सुराग पाता है, वह है 2 बार तड़कना। जब वो 2 बार झपकी लेती है तो अचानक एक गुप्त गलियारा खुल जाता है, जिससे एक छिपे हुए कक्ष का पता चलता है। वहाँ वेंसडे को सफलतापूर्वक रोवन की किताब मिल जाती है, जिसमें से उसने तस्वीर को फाड़ दिया था। वो किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, किसी ने उसके सिर पर एक काला बोरा डाल दिया। कुछ ही समय बाद जब बोरी को हटा दिया जाता है, वो खुद को बियांका, जेवियर और कुछ और छात्रों से घिरा हुआ पाती है, जो नाइटशेड क्लब के सदस्य हैं। पता चला, हालांकि समूह को पहले भंग कर दिया गया था, प्रिंसिपल लारिसा ने इसे गुप्त रूप से बहाल कर दिया। जेवियर ने वेंसडे को उनके समूह में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन वो सीधे मना कर देती है और चली जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल लारिसा वार्षिक आउटरीच दिवस की घोषणा करती है, जहां कदापि नहीं छात्रों को उनके प्रतिष्ठानों में उनके साथ काम करके सामान्य लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, जिन्हें मानदंड भी कहा जाता है। एक बार जब वे शहर में पहुंच जाते हैं तो वेडनेसडे जेवियर को बताता है कि उसके रूममेट की हत्या हो सकती है। बाद वाले को नहीं लगता कि रोवन मर चुका है, क्योंकि उसे केवल निष्कासित कर दिया गया था। इसके बावजूद वेंसडे उसे रोवन की मां द्वारा बनाई गई तस्वीर दिखाता है। जेवियर इसे ध्यान से देखता है और प्रकट करता है कि चित्र में दिखाया गया व्यक्ति वास्तव में जेरिको का संस्थापक है, जिसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन है। कुछ समय बाद वेडनेसडे ने पिलग्रिम वर्ल्ड में स्वयंसेवा करने का फैसला किया, जो जेरिको का इतिहास रखता है। वहां उसकी मुलाकात एक युवा लड़के यूजीन से होती है, जिससे मधुमक्खी पालन क्लब में उसकी दोस्ती हुई थी। दोनों तुरंत बात करने लगते हैं और आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही पिलग्रिम वर्ल्ड की केयरटेकर मिस अर्लीन छात्रों से संपर्क करती हैं। वो उन्हें घुमाती है और जोसेफ क्रैकस्टोन की कुछ पसंदीदा कलाकृतियों के बारे में बात करती है। वेंसडे को कलाकृतियों के बारे में अधिक पूछा जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पास मूल कृषि उपकरण, टैबवेयर और यहाँ तक कि फैमिली चैम्बर पॉट भी है। वो वहाँ काम करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके बजाय वे सभी स्थानीय पर्यटकों को फज और केक वितरित करने के लिए ये ओल्ड फिटगेरी में काम करने जा रहे हैं। बाद में वेंसडे को यूजीन की सहायता से क्रैकस्टोन परिवार कक्ष में घुस जाता है। उसे पुराने मीटिंग हाउस की एक पेंटिंग मिलती है जिसमें उसकी दृष्टि वाली लड़की शामिल है। कुछ ही देर बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो लड़की के पास थी। हालांकि जब वेंसडे को पता चलता है कि पृष्ठ खाली हैं, तो उसे संदेह हुआ कि यह नकली है। तभी कार्यवाहक अर्लीन आती है और उसे पकड़ लेती है। वेंसडे को मूल किताब के बारे में पूछा जाता है और अर्लीन झिझकते हुए बताती है कि यह पिछले महीने चोरी हो गई थी।
बाद में टाइलर और वेडनेसडे कॉफी शॉप में फिर से मिले। बाद वाले ने जोसेफ क्रैकरस्टोन के बारे में पूछताछ की और टाइलर ने खुलासा किया कि मूल बैठक घर का जो बचा है वो जंगल में है। ये काफी हद तक एक खंडहर है और मेथ हेड इस जगह का उपयोग क्रैश पैड के रूप में करते हैं। जोसेफ क्रैकरस्टोन की जगह की तलाश में तुरंत वेडनेसडे और थिंग जंगल में प्रवेश करते हैं। वे अंततः इसे ढूंढते हैं और एक बेघर आदमी के पास आते हैं, लेकिन थिंग उसका दम घुटता है और उसे डराता है। वेडनेसडे को अचानक एक दृश्य का अनुभव होता है। इस बार वो अतीत में 400 साल की यात्रा करती है। हम उस गोरी लड़की को देखते हैं जिसका उसने पहले दृश्य में सामना किया था। कुछ ग्रामीण लड़की को घेर रहे हैं क्योंकि वे उसे शैतान की संतान कहते हैं। जल्द ही जोसेफ क्रैकरस्टोन भीड़ से उठता है और उसे गुडी एडम्स कहता है। वो उस पर डायन होने का आरोप लगाता है और उसकी मां सहित अन्य आरोपी लोगों से भरे खलिहान में मरने की निंदा करता है। बदले में गुडी ने उन पर उनकी जमीन चुराने, निर्दोषों का वध करने और उनकी शांतिपूर्ण भावना को लूटने का भी आरोप लगाया। क्रोधित होकर जोसेफ कुछ देर तक उसे घूरता है और खलिहान में आग लगा देता है। गुडी अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। अंत में जब कोई उम्मीद नहीं बची तो वो एक जाल के दरवाजे से भाग निकली। इस बीच वेडनेसडे उनके साथ खलिहान में ये सब देखता है। गुडी जल्द ही उसके पास जाती है और दावा करती है कि यूसुफ अपना धर्मयुद्ध तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि वो उन सभी को मार नहीं देता। इस रहस्योद्घाटन के साथ वेडनेसडे अपनी लंबी दृष्टि से जागता है और थिंग को सब कुछ समझाता है। अचानक वे उसी राक्षस को देखते हैं जिसने रोवन को मारा था। वेडनेसडे बारिश में इसके पीछे भागता है लेकिन संभल नहीं पाता, इसलिए वो पदचिन्हों का अनुसरण करती है जो आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य के पदचिन्हों में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे पता चलता है कि राक्षस वास्तव में एक इंसान है। ठीक उसी समय वो जेवियर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने क्या देखा। वो पटरियों को देखना चाहता है, लेकिन बारिश ने उन्हें पहले ही धो दिया है। अगले दिन जोसेफ क्रैकरस्टोन को समर्पित एक नई मूर्ति के अनावरण के लिए शहर के चौराहे पर सभी लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। वेडनेसडे को जेरिको मार्चिंग बैंड के साथ फ्लीटवुड मैक के डोंट स्टॉप का वाद्य संस्करण बजाता है, जबकि मेयर और लारिसा प्रतिमा की घोषणा करते हैं। हालांकि आपदा तब आती है जब थिंग बुधवार के आदेश के अनुसार मूर्ति को आग लगा देता है, जबकि अन्य भयभीत होकर भाग जाते हैं। बुधवार की आंखें प्रतिशोध से चमक उठती हैं जब वो तेजी से सेलो बजाती है। बाद में प्रधानाचार्य लारिसा ने वेडनेसडे को ये संदेह करते हुए आंसू बहाए कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। किशोर ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय लारिसा को उस खूनी नस्लवादी सच्चाई को स्वीकार करने से मना कर दिया जिस पर जेरिको की स्थापना हुई थी। उस रात पहले के बेघर आदमी पर राक्षस ने हमला किया और उसका कैमरा घटना की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। क्षण भर बाद शेरिफ और उसका दल जंगल के खंडहरों में पहुंचे और बेघर आदमी को मृत पाया। वे उसके कैमरे से फुटेज पाते हैं जिससे अपराधी का चेहरा सामने आ सकता है। तस्वीरें विकसित करने के बाद शेरिफ हत्यारे के चेहरे को देखता है, बुरे सपने से पैदा हुआ एक राक्षस। वेडनेसडे श्रृंखला के लिए यही मेरा स्पष्टीकरण है। इस श्रृंखला की अगली कड़ी अवश्य देखें। तो आप लोग सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।